નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ एजुकेशन सोसाइटी. बाल मित्रों, हम भाषा सज्जता के अंतर हम आज इन वाक्यों को पढ़ते हैं. लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? शिक्षिका ने पूछा. वाह, गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है. किशन ने कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हें खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा. क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है? बच्चों, आपने इन वाक्यों को पढ़ा. इन वाक्यों में आपको कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं. जैसे यहाँ पर है, आपने देखा यहाँ पर एक चिन्ह लगा हुआ है, फिर एक यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है, फिर ये चिन्ह लगे हुए हैं. आपने देखे बच्चों, ये सारे के सारे चिन्ह हैं. अब इन चिन्हों को क्या कहते हैं, तो इन चिन्हों के बारे में हम पढ़ते हैं. बाल मित्रों, अब हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे. आप जानते हैं विराम चिन्ह क्या है? नहीं पता? कोई बात नहीं, अब मैं आपको विराम चिन्ह की परिभाषा बताती हूँ. किसी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में रुकना पड़ता है. इस रुकावट के संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं. आइए ना बच्चों, परिभाषा समझ में. अब हम विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखेंगे. तो सबसे पहला क्या है, तो पूर्ण विराम. पूर्ण विराम का चिन्ह संकेत क्या है? खड़ी पाई. इसे क्या कहेंगे बच्चों? खड़ी पाई. दूसरा है अल्प विराम. अल्प विराम में आपने देखा ना बच्चों, छोटा सा चिन्ह अर्थात कोमा लगा हुआ है. फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह. प्रश्नवाचक चिन्ह का आपने देखा संकेत चिन्ह किस प्रकार से बना हुआ है, इसे क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं. फिर चौथे नंबर पे है आश्चर्य सूचक चिन्ह. अर्थात आपने देखा किस तरह से खड़ी पाई है, उसके नीचे एक बिंदु लगा हुआ है. फिर है योजक चिन्ह. तो योजक चिन्ह में आपने देखा ना बच्चों, आड़ी रेखा है. फिर है कोष्टक चिन्ह. कोष्टक चिन्ह अर्थात आपने देखा ये दो ब्रैकेट के बने हुए हैं. फिर है अवतरण चिन्ह. बच्चों, अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं. एक होता है इकहरा अवतरण चिन्ह और दूसरा होता है दोहरा अवतरण चिन्ह. इकहरे अवतरण चिन्ह का निशान चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है और दोहरे अवतरण चिन्ह का निशान इस प्रकार से लगाया जाता है. आइए बाल मित्रों, अब हम विराम चिन्हों की सविस्तार जानकारी प्राप्त करते हैं. पूर्ण विराम, इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है. अब यह पूर्ण, पूर्ण का अर्थ होता है पूरा और विराम का अर्थ होता है रुकना. जब हम जान चुके हैं कि वह वाक्य पूरा हो गया है और वाक्य पूरा हो जाता है, तो उसके अंत में हम यह पूर्ण विराम का अर्थात खड़ी पाई का चिन्ह लगा देते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है कि यह वाक्य अपने आप में पूर्ण है या पूरा है. जैसे उदाहरण में हम देखते हैं, मोहन ने पत्र लिखा. तो मोहन ने पत्र लिखा, यह वाक्य से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि मोहन पत्र लिखा है, मोहन ने पत्र लिखा है. तो यह वाक्य अपने आप में पूर्ण है. तो इसके अंत में हमने इसे अर्थात खड़ी पाई का चिन्ह, पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया है. अब दूसरा वाक्य देखते हैं, सीता स्कूल नहीं गई है. अर्थात इस वाक्य से हमें पता चल गया है कि सीता स्कूल नहीं गई है, इसलिए इसके अंत में हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया. आया ना बच्चों समझ में? अब है अल्प विराम. अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है. तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अल्प. अल्प का अर्थ होता है थोड़ा. अल्प का अर्थ क्या होता है बच्चों? थोड़ा. जहाँ पर हमें
थोड़ा रुकना है। कब? बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बीच बीच में थोड़ा सा रुकते हैं तब वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण देखिए, जैसे राम, सीता और मोहन घर गए, तो यहाँ पर यह वाक्य पूरा है इसलिए अंत में पूर्ण विराम है, परंतु हम राम के बाद रुके ना यहाँ पर, तो देखिए आपने राम के बाद हमने अल्प विराम अर्थात कॉमा लगाया। अब दूसरा है रोको मत जाने दो, अर्थात यहाँ पर किसी को रोकने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर हमने अल्प विराम का यानी कोमे का चिन्ह लगा दिया है। अब आगे हम देखेंगे कि अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग भाषा में अनेक स्थानों पर किया जाता है, जिन्हें हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अल्प विराम का प्रयोग पहली बार कब करेंगे? जब वाक्य में एक ही तरह के कई शब्द आते हैं, तब भी हम अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। फिर जहाँ पर दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना होता है वाक्यांश को, तब हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर जब किसी को संबोधित करने के लिए अथवा हाँ या नहीं में उत्तर देने के लिए भी हम विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग भाषा में अनेक स्थानों पर किया जाता है, जिन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे पहला, जब वाक्य में एक ही तरह के कई शब्द एक साथ आ जाएं, जैसे संजय, अभिषेक, आशुतोष, साहिल आपस में अच्छे मित्र हैं। अब आपने देखा बच्चों, संजय, अभिषेक, आशुतोष, इन तीनों शब्दों के बाद नाम है, उनके बाद हमने अल्प विराम का चिन्ह लगाया। क्यों? क्योंकि एक साथ कई सारे शब्द हैं। फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे, लाल, हरे, नीले, पीले सब तरह के रंग बाजार में उपलब्ध हैं। और यहाँ आपने देखा बच्चों, हमने यहाँ पर हरे, नीले, पीले और लाल, उसके बाद हमने क्या किया? अल्प विराम का चिन्ह लगाया ना। अब उसके बाद देखते हैं नीचे वाला उदाहरण, चम्मच, चम्मच, कटोरी, ग्लास, थाली सब उठाकर उचित स्थानों पर रख दीजिए, रखो। तब आपने देखा यहाँ पर चम्मच, कटोरी और ग्लास, उसके बाद हमने अल्प विराम का चिन्ह लगाया। उसके बाद देखते हैं नीचे वाला, मुझे सेब, केला, संतरा, लीची बहुत पसंद है। तो आपने देखा यहाँ पर सेब, केला और संतरा तीनों शब्द हैं, उसके पहले हमने एक एक शब्द के पहले अल्प विराम लगाया है। तो अल्प विराम जब वाक्य में एक ही तरह के कई शब्द आए, तब भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। बच्चों यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर आते हैं, जहाँ दो या दो से अधिक वाक्यांश जोड़ने हो, वहाँ भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सूखे कागज को हाथ में दबाकर, तो यहाँ पर आपने देखा दबाकर, दबाकर के बाद हमने क्या किया? अल्प विराम का प्रयोग किया। मुट्ठी में भींचकर गोला बना लो। अब दूसरा वाक्य है, त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के। अब आपने देखा यहाँ पर नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं। अब आपने देखा बच्चों वाक्यांश जुड़े हैं, उन सब वाक्यांश में जहाँ जहाँ हमने वाक्यांश को जोड़ा है वहाँ पर अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। अब उसके बाद वाला देखते हैं, जलता है,
ईर्ष्यालु कहीं का, आपने देखा जलता है और ईर्ष्यालु कहीं का, ये दो वाक्यांश है, उसके बीच में हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। फिर है दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया, अर्थात दर्द क्या है और लड़के का हाल बुरा कर दिया, ये दोनों वाक्यांश को जोड़ा तब हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। अब बात का देखते हैं, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, तो यहाँ पर है और उष्णता मिलती है, तो बच्चों यह वाक्य दो वाक्यांश है, इसको हमने जोड़े हैं और यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया है। आया ना आपको समझ में? अब उसके बाद किसी को संबोधित करने के लिए अथवा हाँ नहीं में उत्तर देने के लिए भी हम इन चिन्ह का प्रयोग होता है या करते हैं। जैसे मास्टर जी ने कहा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कहा शब्द है, तो मास्टर जी ने कहा, उसके बाद अल्प विराम आया हाँ। बोलो बेटा, तो यहाँ पर कहा और हाँ शब्द दोनों के बाद हमने अल्प विराम का लगाया है। सुबोध, मुझे जरा अपनी पुस्तक दिखा दो, तो सुबोध के बाद हमने अल्प विराम लगाया है। नहीं, नहीं शब्द का उच्चारण हुआ है ना, उसके बाद अल्प विराम है। मैं अपनी पुस्तक नहीं दिखा सकता हूँ। फिर यहाँ रमा, तो रमा शब्द का उपयोग हुआ ना बच्चों, यहाँ पर तुम्हें मैं कब से बुला रही हूँ, तो यहाँ पर रमा है, उसके बाद हमने विराम चिन्ह का उपयोग किया है। अब आपको समझ में आया ना कि विराम चिन्ह अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें थोड़ा रुकना होता है या कम रुकना होता है, तो बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बीच में थोड़ा रुकते हैं तब वहाँ हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर आपने देखा ना कि और किस जगह पर विराम चिन्ह अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हो सकता है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए वहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण देखिए, क्या तुम विद्यालय गए थे, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है ना कि क्या तुम विद्यालय गए थे, तो यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा गया है। फिर दूसरे नंबर पे आते, तुम क्या करते हो, अर्थात हम फिर से किसी व्यक्ति से या किसी बच्चे से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमने क्या किया, तुम क्या करते हो, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, उसके बाद हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया। बाप रे, उसके बाद देखिए आपने वाह, शाबाश और आह, इन शब्दों का उपयोग करने के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर उदाहरण देखिए, वाह आपने तो कमाल कर दिया, मतलब यहाँ पर आपने देखा वाह, आश्चर्य हुआ ना, इसलिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। फिर है अरे क्या हो गया, आपको आश्चर्य हुआ ना, तो फिर इसमें फिर से हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि यदि जहाँ पर हर्ष, घृणा, शोक, प्रेम, आश्चर्य, भय को प्रकट करना हो, वहाँ पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप एक उदाहरण और देख सकते हो कि शाबाश,
शाबाश है, उसके बाद हम क्या करेंगे, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तुमने तो कमाल कर दिया। अब यहाँ पर आपने क्या लिखा, वाह आपने तो कमाल कर दिया है। तो अब हम उसकी जगह यहाँ पर क्या करेंगे, शाबाश, यहाँ पर क्या करेंगे, शाबाश शब्द का उपयोग करके, शाबाश आपने तो कमाल कर दिया है। इस तरह से भी हम वाक्य बना सकते हैं। अब हम योजक विराम चिन्ह पर आते हैं। योजक विराम चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, जैसे सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। तो आपने देखा बच्चों, सुख और दुख, उसके बीच में आपने छोटी सी लाइन देखी, इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। माता पिता के बीच में, फिर पाप पुण्य के बीच में जो हमने ये छोटी सी लाइन है, वह योजक चिन्ह कहलाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस चिन्ह का प्रयोग एक जैसे दो शब्द अथवा विपरीत अर्थात एक दूसरे के विरोधी शब्द तथा आपस में तुलना आदि के लिए किया जाता है। अब देखिए, हमने विरोधी शब्द देखा, तो विरोधी शब्द क्या है, पाप तो पुण्य, सुख तो दुख। तो योजक चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे, एक जैसे दो शब्द हो या एक दूसरे के विरोधी शब्द हो, तब हम इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबके जीवन में सुख दुख आते ही हैं, तो यहाँ पर सुख और दुख, तो सुख का विरोधी शब्द क्या हुआ, दुख। फिर माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है, तो माता का विरोधी शब्द पिता। तो यहाँ पर माता और पिता के और सुख और दुख के बीच में हमने यह छोटी सी लाइन की है, यह योजक चिन्ह कहलाती है। तो जब एक जैसे शब्दों का प्रयोग करना हो या एक दूसरे के विरोधी शब्द का प्रयोग करना हो, तब हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है, जैसे मोहन ने अपने मित्रों, फिर है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया हमने यहाँ पर, ये वाला, हाँ, फिर राकेश आकाश अविनाश से रुपए मांगे। फिर है दूसरे वाले को देखते हैं, ग्राहक। ग्राहक के बाद हमने क्या किया, योजक चिन्ह का प्रयोग किया, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया, इस पुस्तक का क्या मूल्य है। फिर है दुकानदार। दुकानदार, यह 25 रुपए की है, अर्थात दुकानदार के बाद हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया। तो हम कह सकते हैं किसी बात को या किसी बात का निर्देश देने के लिए अथवा उदाहरण, विवरण या कथन को स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं कोष्ठक पर। तो कोष्ठक विराम चिन्ह देखेंगे, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है, जैसे अध्ययन। तो अध्ययन है तो उसका अर्थ होता है पढ़ना, तो यहाँ पर हमने पढ़ना है, इसको इन कोष्ठक के बीच में लिख लिया, अर्थात अध्ययन शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है, इसका अर्थ होता है पढ़ना, तो हर क्षेत्र में लाभ देता है। तो जब हमें किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना होता है, तब हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर हुआ है। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, विरुद्धार्थी। तो विरुद्धार्थी शब्द का अर्थ क्या है, विलोम। तो हमने क्या लिखा है, कोष्ठक के अंदर विलोम शब्द का उपयोग किया है। शब्द लिखिए, तो विरुद्धार्थी शब्द का अर्थ होता है विलोम, इसे हमने कोष्ठक के अंदर दर्शाया गया है। तो जब भी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना हो तो हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। बाल मित्रों, अब उसके बाद आते हैं
हम अवतरण चिन्ह पर। अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। इसके दो प्रकार हैं, पहला है इकहरा और दूसरा है दोहरा। इकहरा, पहले हम इकहरा अवतरण चिन्ह पढ़ेंगे। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक। बाल मित्रों, अब हम अवतरण चिन्ह पढ़ेंगे। अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, पहला इकहरा और दूसरा है दोहरा। अब हम पहले इकहरे अवतरण चिन्ह को देखेंगे। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। समझदार नन्ही पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। तो यहाँ पर हमने पाठ का नाम देखा ना, तो यहाँ को इसको हमने इकहरे अवतरण चिन्ह के अंदर समझदार नन्ही को लिया है। तो जब भी इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग पुस्तक का नाम, उसका शीर्षक या व्यक्ति का उपनाम या पदवी आदि के साथ हम करते हैं। अब दूसरे उदाहरण देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम, यहाँ पर क्या है बच्चों, उपनाम निराला है। क्या है, निराला। तो यहाँ पर हमने इकहरे अवतरण चिन्ह का उपयोग किया है। तो क्या है, उपनाम के अंतर्गत। तो सूर्यकांत त्रिपाठी उनका नाम है और उनका उपनाम है निराला। तो हमने निराला को किसके द्वारा दर्शाया गया है, इकहरे अवतरण चिन्ह के द्वारा। तो निराला क्या है बच्चों, उपनाम है। अब दूसरा है दोहरा या दोहरा अवतरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम यदि इस चिन्ह का प्रयोग हम कह सकते हैं अधिकांशतः प्रसिद्ध कथन या कहावत या संवाद आदि को स्पष्ट करने के लिए हम करते हैं। अब जैसे यहाँ पर किसी के मूल रूप, कथन के मूल रूप को किसी के द्वारा जो कथन यानी कहना, उसके मूल रूप को ज्यों का त्यों यानी वैसे का वैसे ही लिखना है। तो अब यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। अब आपने देखा यहाँ पर प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। तो गांधी जी के द्वारा कहे गए वाक्य को ज्यों का त्यों वैसा का वैसा उतारना हो, तब हम दोहरे या दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब है दूसरा है वाक्य देखेंगे। शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो अब यहाँ लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो नारा है उसका ज्यों का त्यों हमने लिखा है, इसलिए हम उसे दोहरे या दोहरे अवतरण चिन्ह में दर्शाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।